नमस्कार साथियों, संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर। आज हम बात करने वाले हैं ब्रह्मपुत्र नदी पर जो चीन डैम बना रहा है, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा डैम कहा जाता है। साथ ही साथ भारत क्या उसका प्रतिकार कर सकता है या उसका सामना कर सकता है। दरअसल चीन के द्वारा जो डैम बनाया जा रहा है उसे वाटर बम की संज्ञा दी गई है। वाटर बम इसलिए क्योंकि युद्ध की स्थिति में इस बात की संभावना है कि चीन उस डैम का प्रयोग भारत में बड़े पैमाने पर बाढ़ लाने या फिर इस आपदा के माध्यम से भारत को प्रभावित करने की कोशिश कर सकता है। इसी से संबंधित कुछ बातें हम लोगों ने यहाँ पर देखा और उसे न्यूज़ के माध्यम से उस न्यूज़ को लेकर के उसे संबंधित बातों को बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी बातें हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को एक ज़रूरी सूचना देनी है। फाउंडेशन कोर्स शुरू किया गया है। ये आपको फाउंडेशन कोर्स कब देखने को मिलेगा? तो दिल्ली सेंटर पर 3 अक्टूबर से ये आरंभ हो रहा है, शाम 3 बजे। ये हाइब्रिड मोड में होगा। हाइब्रिड का मतलब ये है कि ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों क्लासेस होंगी। यहाँ पर जो टीचर हैं, आपको जो विषय विशेषज्ञ हैं, उनके चेहरे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। एक लंबा अनुभव है पठन पाठन का, तो आप इसका लाभ ले सकते हैं। और अधिक जानकारी चाहिए तो 9555124124 पर कॉल कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है। आप यहाँ पर अपनी जो भी जिज्ञासा है व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसके अलावा sanskrithias.com पर विजिट कर सकते हैं और वहाँ से भी जानकारी गेन कर सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जो हमने पेपर की कटिंग ली है, अरुणाचल प्रदेश कैन इंडिया स्टॉप द थ्रेट फ्रॉम चाइना बाय बिल्डिंग अ ब्रिज ऑन ब्रह्मपुत्र। तो क्या भारत इस थ्रेट का सामना कर सकता है? और अगर सामना करने की बात आ रही है तो भारत के पास कौन से ऐसे जुगत हैं, आप जुगत कह सकते हैं, कि किस जुगत के माध्यम से इस समस्या का समाधान कर पाएगा और क्या वाकई जितना बड़ा थ्रेट चीन के तरफ से है उस समस्या का समाधान हो पाएगा। उससे संबंधित बातों को देखते हैं। तो बात कुछ इस प्रकार है कि भारत सियांग जो नदी है उस पर एक बैराज बनाने के प्रस्ताव को लेकर के आया है या प्रस्तावित है। इसका उद्देश्य ये है कि तिब्बत में जो निर्माणाधीन बांध है उस निर्माणाधीन बांध के खतरे का सामना करना। अब खतरा कैसे है? मान लीजिए तो हम एक बड़ी नदी के धारा को यहाँ पर रोक करके और इस धारा को धीरे धीरे हम यहाँ पर छोड़ रहे हैं। तो यहाँ पर दो तरह की परियोजनाएं लगाई जा सकती हैं। एक दो डैम बना करके हम बिजली का उत्पादन करते हैं, या फिर एक रन ऑफ द रिवर होता है। रन ऑफ द रिवर का सीधा सीधा सा मतलब ये है कि इस नदी की धारा में इतनी तीव्रता है या वो इतनी तेज़ी से प्रवाहित हो रही है कि ये टरबाइन को घुमाने में सक्षम है। टरबाइन को घुमाएगी, टरबाइन जो उससे जॉइंट आप कहेंगे जनरेटर है, जनरेटर बिजली उत्पन्न करेगा। तो जो मैकेनिकल एनर्जी है विद्युत एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। कई बार इस पर हम लोग बात कर चुके हैं। तो चीन क्या किया हुआ है कि ब्रह्मपुत्र नदी पर एक बांध बनाया है। ये बांध बहुत बड़ा है, दुनिया का सबसे बड़ा बांध कहा जा रहा है। ब्रह्मपुत्र नदी के पानी को रोक करके न केवल बिजली का उत्पादन कर रहा है, बल्कि सामरिक दृष्टि से और सामरिक रणनीतिक दृष्टि से भारत के खिलाफ उसका प्रयोग कर सकता है। इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर जल को यहाँ पर स्टोर किया गया है कि अगर एक समय में इसे छोड़ दिया जाए तो भारत के कुछ क्षेत्र बहुत ज़्यादा तबाही का सामना कर सकते हैं। मसलन आप कह सकते हैं कि अरुणाचल प्रदेश के अलावा असम और बाकी जो सीमावर्ती राज्य हैं, उन सभी सीमावर्ती राज्यों में बाढ़ की समस्या हो सकती है। इस बात की भी संभावना जताई जा रही है और इसी बात को ध्यान में रख करके कहा जा रहा है कि ये वाटर बम है, बड़े पैमाने पर विध्वंस हो सकता है। फिलहाल इन्हीं सभी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए और बार बार जो असम में ब्रह्मपुत्र नदी के बाढ़ का सामना करना पड़ता है या उससे जो तबाही होती है, उन सभी तबाही से बचाने के लिए, उन सभी समस्याओं का समाधान करने के लिए भारत ये इस योजना पर कार्य कर रहा है। जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो यहाँ पर समझना ज़रूरी ये है कि बैराज या बैराज जिसको कहते हैं, वो और डैम दोनों में अंतर क्या है। बैराज अपेक्षाकृत छोटी अवसंरचना होती है, जबकि बांध जो होता है वो बड़ी अवसंरचना होती है। बांध आप इसका इस्तेमाल किस लिए करते हैं? जैसे बांध का इस्तेमाल न केवल नदी की धारा को रोककर हम उसका जो उद्देश्य मतलब कॉमर्शियली उपयोग कर सकते हैं बिजली बना करके, उसके लिए किया जाता है।
बल्कि यहाँ जो बैराज है इसका जो उपयोग किया जाता है वो नदी की धारा को नियंत्रित करने और साथ ही साथ उसके माध्यम से नदी की धारा को मोड़ने के लिए भी किया जाता है। बांध में बड़े पैमाने पर जल को स्टोर किया जाता है और उससे बिजली का उत्पादन किया जाता है, और बाकी अन्य जो बातें यहाँ पर हम लोगों ने बैराज में देखा वो बातें भी इसमें शामिल हो सकती हैं। फिलहाल यहाँ पर बात करें तो सियांग नदी बैराज परियोजना सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना। क्षमता की बात करें तो भारत की बात की जा रही है, यहाँ पर 11,000 मेगावाट है। अवस्थिति सियांग नदी पर है, ऊपरी सियांग जिले के यिंगकियोंग में ये स्थित है। लाभ इससे क्या होगा तो जल बफर भंडार को करने में या रोकने में ये सक्षम होगा। मानसूनी प्रवाह जो होता है कि 9 से लेकर के 10 बिलियन क्यूबिक मीटर जो पानी इधर आता है, उस पानी को ये रोकने में सक्षम होगा, उसकी धारा को नियंत्रित करने में सक्षम होगा। ये बातें यहाँ पर बताई गई हैं। वैराज क्या है, जैसा कि मैंने बताया कि ये जो आप देख रहे हैं ये वैराज है, ठीक है। नदी पर इसका निर्माण किया जाता है, जो नदी का जल स्रोत है उस पर ये प्रवाह को नियंत्रित करता है और उसे मोड़ने का भी काम करता है कि अगर हमें नदी की धारा को दूसरी तरफ डाइवर्ट करना है तो ये भी ये काम करेगा। फिलहाल इससे संबंधित बातों को समझने के साथ साथ अब ब्रह्मपुत्र नदी की बात करें तो चूँकि चीन के द्वारा ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया जा रहा है, और जो हम लोगों ने इसकी बात की सियांग नदी की हमने बात की, सियांग नदी दरअसल ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक नदी है। सियांग नदी के बारे में थोड़ा सा समझ लें तो सियांग नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। चीन में इसे यारलुंग जाम्बे के नाम से जाना जाता है। इसका उद्गम कहाँ से होता है तो ये भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण तथ्य है। कैलाश रेंज के ग्लेशियर से इसकी उत्पत्ति होती है। तिब्बत के पठार के माध्यम से लगभग 1600 किलोमीटर ये पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। भारत में प्रवेश से पूर्व सियांग जो है, सियांग नदी की बात की जा रही है, हिमालय के जो पूर्वी छोर है उसमें एक गहराई से होकर के बहती है। फिर नदी ये अरुणाचल प्रदेश से होकर के भारत में प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश के माध्यम से दक्षिण और दक्षिण पूर्व दिशा में प्रवाहित होकर के लगभग 230 किलोमीटर के आसपास यह भारत में प्रवेश करती है। यहाँ पर पासी घाट तक पहुँचती है और पासी घाट के बाद ये लोहित और दिबांग जो पासी घाट के लगभग 30 किलोमीटर के नीचे की ओर ये सियांग से मुड़ करके फिर एक शक्तिशाली ब्रह्मपुत्र नदी का निर्माण करती है। तो ये हमने सियांग नदी के बारे में बात कर लिया। ब्रह्मपुत्र नदी की बात करें, कोंगयुक त्सो नामक झील के दक्षिण में विशाल भंडार है, विशाल ग्लेशियर समूह वहाँ अर्थात कैलाश जो पर्वतमाला है उसके उत्तर में इसका उद्गम होता है। ऊंचाई की बात करें 5150 मीटर। विसर्जन की बात करें तो यह बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिल जाती है। इससे संबंधित बातों को देखा जाए अर्थात ये किन किन देशों से होकर के प्रवाहित होती है तो चीन, तिब्बत जिसे चीन कहा जा रहा है अब, उसके बाद भूटान, भारत और भारत के बाद बांग्लादेश होते हुए यह बंगाल की खाड़ी में जाकर के विसर्जित हो जाती है। लगभग 2900 किलोमीटर की यात्रा तय करती है। अब इससे संबंधित जो बातें हैं ये तो हम लोगों ने रिटन फॉर्म में देख लिया। यहाँ पर देखिए ये जो क्षेत्र है यहाँ से ये निकल रही है और ये ब्रह्मपुत्र ऐसे होते हुए यहाँ पर आ रही है। ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने के बाद यह असम होते हुए इन सभी क्षेत्रों से होते हुए यहाँ पर अर्थात ये जो बंगाल की खाड़ी है बे ऑफ बंगाल में यह प्रवाहित हो जाती है अर्थात विसर्जित हो जाती है। इन सभी बातों को समझने के साथ साथ इसके अलावा कुछ और बातें हमें समझना ज़रूरी है। अरुणाचल प्रदेश और असम की हमने बात की कि यहाँ पर जो डैम बनाया जा रहा है चीन के द्वारा, उस चीन के डैम से बड़े पैमाने पर नुकसान भारत में हो सकता है। अब यहाँ पर देखिए ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये क्षेत्र आपको पूरा ये डैम दिखाई दे रहा है कि इतना बड़ा डैम, विश्व का सबसे बड़ा डैम चीन के द्वारा बनाया जा रहा है। न केवल डैम बनाया जा रहा है, इसके साथ साथ आप ये भी ध्यान रखेंगे कि ये जो आपको स्थिति दिखाई दे रही है इतने बड़े पैमाने पर यहाँ पर जल स्टोर किया गया है और यहाँ छोड़ा जा रहा है। ये चीन का डैम है। चीन के डैम के साथ साथ यहाँ कुछ और जो इसकी विध्वंसक स्थितियाँ हैं उन विध्वंसक स्थितियों को भी देख सकते हैं। यहाँ पर देखें तो ये आपको दिखाई दे रहा है ये किस तरह से घातक हो सकता है। इसके धारा को ही देख करके आप समझ सकते हैं कि बहुत ज़्यादा अगर एक समय में छोड़ा जाए तो आगे के पूरे हिस्से को ये तबाह कर सकता है, उस घाटी को तबाह कर सकता है, उस पूरे बेसिन को तबाह कर सकता है।
अब जब हम इसको देख ही रहे हैं, इसको देखने के साथ साथ आप यहाँ पर बात कर सकते हैं कि ये जो क्षेत्र है इसको देखते रहने के साथ साथ यहाँ यहाँ पर देखिए, इतने बड़े पैमाने पर यहाँ से इस क्षेत्र से जैसे ही आप देखेंगे कि यहाँ से ये ब्रह्मपुत्र होकर के आ रही है, तो यहाँ पर अगर डैम के माध्यम से पानी रोका गया और अचानक से छोड़ा गया तो यहाँ जो जैव विविधता पाई जाती है, न केवल असम में, अरुणाचल प्रदेश में, इन सभी क्षेत्रों में जैव विविधता का भी नुकसान हो सकता है। लगभग 10 लाख के आसपास इन सभी क्षेत्रों में आबादी रहती है। तो ये केवल भारत के लिए खतरा नहीं है बल्कि ये बांग्लादेश के लिए भी खतरा है। तो इन सभी क्षेत्रों में वह रणनीतिक रूप से इसका इस्तेमाल कर सकता है भारत के खिलाफ। जब युद्ध की स्थिति बनेगी तो उसका रणनीतिक रूप से न केवल इस्तेमाल करेगा बल्कि इसके माध्यम से उसकी बार्गेनिंग पावर भारत के खिलाफ बढ़ जाएगी। और अक्सर चीन ये करता है, उसकी ये रणनीति रही है कि किसी भी देश के खिलाफ जब उसकी टेंशन चल रही हो या विवाद चल रहा हो तो उसकी सीमा पर बड़े पैमाने पर सैनिकों को तैनात करता है, और तैनात करने के बाद चूंकि उस देश को पता नहीं होता, और तैनात करके फिर अपनी बार्गेनिंग पावर का प्रयोग करता है और अपनी बातें मनवाने की कोशिश करता है। फिलहाल भारत के संदर्भ में उसकी ये रणनीति सफल नहीं हो पाई है, क्योंकि भारत पूरी तरह से उसका सामना करने के लिए तैयार रहा है और तैयार है भी। तो भारत हमेशा ये कहता रहा है, जब ये विवाद उत्पन्न हुआ डोकलाम क्षेत्र की बात करें 2017 में, या उसके बाद अब जो देखने को मिल रहा है, आप बात कर सकते हैं पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में। हालांकि 3 क्षेत्रों में आप देखते हैं कि विवाद भारत और चीन के मध्य है। सबसे आप पश्चिम की बात करते हैं, पश्चिमी हिस्से में, उत्तर पश्चिमी भी कई बार कहा जाता है, जो पूर्वी लद्दाख क्षेत्र है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में जो बीच का हिस्सा है। फिर उसके बाद पूर्वी हिस्से में जो हम कहते हैं कि ये वाला जो क्षेत्र है, अरुणाचल प्रदेश में विवाद है। इन सभी विवादों को ध्यान में रखते हुए और इन सभी क्षेत्रों को देखते हुए इसकी भूमिका भारत के संदर्भ में बढ़ जाती है, अर्थात भारत के लिए एक थ्रेट या खतरा के रूप में इसे देखा जाता है। कई विशेषज्ञ जो रक्षा विशेषज्ञ हैं, या यूं कह सकते हैं जो इस क्षेत्र में कार्य करने वाले लोग हैं, उन्होंने भारत को चेतावनी दी है, भारत को बताने की कोशिश किया है कि ये भारत की सुरक्षा के लिए चुनौती है या खतरा बन सकता है। समस्या ये है कि इस तरह की जो भी डैम या इस तरह के जो भी बांध बनाए जाते हैं, इसके लिए कोई संधि समझौते नहीं हैं, और संधि समझौते नहीं है इसलिए डेटा भी साझा नहीं किया जाता। हालांकि कुछ डेटा साझा ज़रूर किया गया है, लेकिन वो इतनी जानकारी नहीं दी गई है जिससे भारत उसके खिलाफ अपनी रणनीति मजबूत कर सके। फिलहाल भारत के लिए चुनौती है। अब इन्हीं सभी बातों को हम आगे देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो ये तो बात आपने समझ लिया। इसके साथ साथ जो यारलुंग तसांगपो नदी ब्रह्मपुत्र इसकी बात की जा रही है, उससे संबंधित अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। इसका नाम दिहांग या सियांग होता है। ये बेसिक बातें हैं। बेसिक बातों को समझने के साथ परियोजना का लाभ जो भारत बना रहा है, सियांग बैराज परियोजना, उस परियोजना के बारे में बात कर लेते हैं। भारत क्या करेगा? इससे बिजली का उत्पादन करेगा और ब्रह्मपुत्र नदी में जो बाढ़ की संभावना देखी जाती है उसका भी समाधान कर सकता है। चीन द्वारा प्रस्तावित जो 60,000 मेगावाट की जो परियोजना है, इस परियोजना का भी मुकाबला कर सकता है, ऐसा कहा जा रहा है। ब्रह्मपुत्र नदी का जो प्राकृतिक प्रवाह है, उस प्रवाह में भी कमी लाई जा सकती है। कृत्रिम जो बाढ़ की समस्या चीन प्रायोजित होती है, उन समस्याओं का भी समाधान हो सकता है। जो पर्यावरणीय समस्याएं, अर्थात इस क्षेत्र में जब भी काजीरंगा, आप असम की बात करेंगे, काजीरंगा जो पूरा क्षेत्र है उसमें गैंडे से लेकर के अन्य जो प्रजातियां हैं, जब बाढ़ आती है तो वो मर जाते हैं। इन सभी समस्याओं का सामना किया जा सकता है। तो पर्यावरणीय समस्याओं या इस तरह की जो भी स्थितियां हैं उनका समाधान हो सकता है। ब्रह्मपुत्र जल विज्ञान की बात करें तो चीन के लिए आक्रामकता का एक उपकरण बन चुका है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए, जैसे चीन ब्रह्मपुत्र नदी के पानी का उपयोग जारी रखा हुआ है, वो उपयोग भारत के खिलाफ कर सकता है, जानबूझकर के इसके माध्यम से खतरा पैदा कर रहा है। मैडोंग की बात करें तो तिब्बत में चीन की प्रस्तावित ये 6,000 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना है। इससे भारत को और ज़्यादा भारत की समस्या उत्पन्न हो सकती है। ऐसे मुद्दों पर ध्यान क्यों नहीं दिया जाता? तो दरअसल ऐसे मुद्दों पर ध्यान इसलिए नहीं दिया जा सकता
या दिया जाता है कि जल बंटवारे पर कोई संधि नहीं है, ब्रह्मपुत्र नदी के सहयोगात्मक प्रबंधन के लिए कोई संधि नहीं है। साथ ही साथ सीमा पर तनाव दोनों देशों के मध्य अभी भी जारी है और तनाव के मध्य ये एक दूसरे से डेटा साझा नहीं करते। साथ ही साथ खतरनाक हो सकता है जो चीन का बांध है, उन सभी बातों को हम लोगों ने देख लिया था। चीन दुनिया का सबसे बड़ा बांध बना ही रहा है, कुछ बांध का हिस्सा कंप्लीट हो चुका है, कुछ अभी कंस्ट्रक्शन जारी है। प्रभाव अर्थात नदी के बहाव में प्रभाव तीव्रता देखने को मिलेगी, इससे बाढ़ होगा और बाढ़ से न केवल भारत, असम, अरुणाचल प्रदेश, आप देखेंगे बांग्लादेश भी प्रभावित हुआ होगा, जैसा कि हम लोगों ने मैप के माध्यम से देखा। साथ ही साथ भारत के समक्ष चुनौतियां कौन कौन सी हैं, तो ये जो बेसिन है यारलुंग तसांगपो बेसिन, कई बांध चालू और निर्मित अवस्था में है, अभी कुछ बांध चालू हो चुके हैं, कुछ निर्मित अवस्था में हैं। तो अब इसके लिए भारतीय योजनाकारों ने ये कहा है कि भारत के लिए एक अनोखी चुनौती है। ठीक है, इसके बारे में हमने बात कर ही लिया। कारण ये है कि पूरे बेसिन का क्षरण हो सकता है, जो पूरा ब्रह्मपुत्र बेसिन है वो खराब हो सकता है। साथ ही जो वहाँ से मतलब ब्रह्मपुत्र नदी जो गाद लेकर के आती है, उस गाद से न केवल भारत में जो डैम हैं वो जाम हो सकते हैं, उनका प्रवाह बाधित हो सकता है, बल्कि यहाँ तक कि जो भूमि है उस भूमि क्षेत्र पर उसका विस्तार होगा, उसकी वजह से भूमि की जो उर्वरता है उसमें भी कमी देखने को मिलेगी। तो मिट्टी की गुणवत्ता में गिरावट आएगी, और अगर मिट्टी की गुणवत्ता में गिरावट आ रही है तो कृषि उत्पादन पर उसका प्रभाव होना सुनिश्चित है। साथ ही यहाँ पर पारिस्थितिकी विविधता पर भी क्या प्रभाव होगा, तो जो ब्रह्मपुत्र बेसिन है पारिस्थितिकी रूप से ये काफ़ी ज़्यादा संवेदनशील है, 34 हॉट स्पॉटों में से एक है। वनस्पतियों और जीवों की प्रजातियां यहाँ पर पाई जाती हैं। काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है, 35 यहाँ पर स्तनधारी प्रजातियां पाई जाती हैं। इनके सामने समस्या उत्पन्न हो सकता है। पिछले साल की बात है कि हमने देखा था कि जो ब्रह्मपुत्र नदी में बाढ़ आई थी काजीरंगा में, उसका प्रसार देखा गया था और उसकी वजह से कई गैंडे मारे गए थे। साथ ही जो 15 की बात की जाती है कि इनमें से 15 IUCN की संरक्षण सूची में शामिल हैं, अर्थात खतरे की सूची रेड लिस्ट में सूचीबद्ध हैं, तो इनसे समस्याएं हो सकती हैं। साथ ही जो गंगा डॉल्फिन है, ब्रह्मपुत्र क्षेत्र में भी जो डॉल्फिन है इन क्षेत्रों में भी देखने को मिलती हैं, इनके लिए भी खतरा उत्पन्न हो सकता है। इसके अलावा आपदाओं की आशंका और ज़्यादा बढ़ सकती है अगर कहीं पर भी मान लीजिए ये हिस्सा है और इस हिस्से पर हमने यहाँ पर बांध बना दिया, डैम बना लिया, अब यहाँ से नदी आ रही है, यहाँ पर पानी हमने स्टोर कर लिया। ओरिजिनली जो नदी बहती है वो यहाँ पर बह रही है, लेकिन हमने यहाँ पर स्टोर कर लिया। स्टोर करने का मतलब ये है कि इसकी तली में जो पानी का दबाव है वो दबाव बढ़ जाएगा, और दबाव बढ़ने की वजह से यहाँ पर जो प्लेटें हैं उन प्लेटों में विखंडन की स्थिति हो सकती है, प्लेटें टूट सकती हैं। और प्लेटों के टूटने का मतलब ये है कि ये जो पूरा क्षेत्र है ये जो भूकंप है उसके लिए बहुत ज़्यादा संवेदनशील हो सकता है। भूकंप के अलावा अन्य समस्याएं भी यहाँ पर देखी जा सकती हैं। तो एक तो ये बताया जा रहा है कि भूकंप आ सकता है, और आपने ये भी पढ़ा होगा ज्योग्राफी में कि जो क्षेत्र अर्थात जहाँ पर प्लेटें कमज़ोर होती हैं वहाँ पर ज्वालामुखी उद्गार की भी संभावना होती है। तो यहाँ ये भी समस्या हो सकती है। फिलहाल जो कहा जा रहा है कि इन क्षेत्रों में भूकंप की संभावना ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि बड़े पैमाने पर यहाँ पर पानी का स्टोर किया गया है। इस बात को लेकर के बांध भूस्खलन, और अगर ऐसी स्थिति होगी तो यहाँ पर दबाव पड़ेगा, और दबाव की वजह से भूस्खलन के भी खतरे बढ़ सकते हैं। जीवन और आजीविका की बात करें तो ये भी खतरे में है। जितने ब्रह्मपुत्र बेसिन में रहने वाले लोग हैं, उन ब्रह्मपुत्र बेसिन में लगभग 10 लाख आबादी है। बांग्लादेश की बात करें तो यहाँ पर भी 10 लाख के आसपास उस बेसिन में आबादी है। तो लोगों के न केवल आजीविका बल्कि उनके अस्तित्व के लिए भी खतरा यहाँ उत्पन्न हो रहा है। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि जो भारत पर बांधों के निर्माण का प्रभाव क्या होगा, तो जल रणनीति में एक उपकरण के रूप में वो इस्तेमाल कर सकता है युद्ध के समय। भारत और उसके पड़ोसी, केवल भारत की समस्या नहीं है, यहाँ पर समझना ये होगा कि मेकांग नदी पर 11 मेगावाट का बांध वो बना रहा है। इस बांध से म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, ये सभी देश प्रभावित होते हैं, बाढ़ की समस्या का सामना करते हैं। तो यहाँ पर एक बार देख लें, मैप में देखें तो ये आपको ब्रह्मपुत्र नदी दिखाई दे रही है, ये बे ऑफ बंगाल है।
यहाँ इन देशों को देख लीजिए, जो बाकी देश हैं, म्यांमार हैं, लाओस हैं, थाईलैंड, वियतनाम, इन देशों में भी समस्याएं उत्पन्न होती हैं और यहाँ पर भी टेंशन बनी रहती है। तो इन सभी बातों को समझने के साथ साथ आगे बढ़ें। यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि सीमा अवसंरचना में से भारत को और सैन्य खतरा उत्पन्न हो सकता है, क्योंकि उन बांध वाले क्षेत्रों में और सीमावर्ती क्षेत्रों में चीन लगातार अवसंरचना का विकास कर रहा है। केवल डैम की ही बात नहीं है, वहाँ पर जैसे चीन तेजी से बुनियादी ढांचे का निर्माण कर रहा है, वो चिंताजनक है। यारलुंग जाम्बो जो बांध है, वहाँ पर चीन अपनी सैन्य स्थिति को मजबूत कर रहा है, अर्थात सैन्य प्रतिष्ठान की स्थापना कर रहा है, और इसकी वजह से ये कहा जा रहा है गतिरोध के दौरान पानी का हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। बार बार इस चीज़ को हम कह रहे हैं। आगे की राय ये है कि हमें क्या करना चाहिए, अर्थात भारत को क्या करना चाहिए। तो जल संघर्षों का समाधान करना चाहिए और भारत को चाहिए कि इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए अपनी कुछ रणनीतिक पहल करे। हालांकि पानी के प्रवाह को रोका तो नहीं जा सकता, लेकिन उसके प्रभाव को जरूर कम किया जा सकता है। इसीलिए भारत बैराज बनाने की परियोजना प्रस्तावित है और उस प्रस्ताव पर विचार कर रहा है। साथ ही साथ हमें जो अन्य देश इससे प्रभावित होने वाले हैं, इंटरनेशनल दबाव बना सकते हैं अगर इन देशों को साथ लेकर के आए। जैसे बांग्लादेश का ये हमने बात की, बांग्लादेश भी प्रभावित होगा। अन्य देश जो चीन के खिलाफ हैं, उन देशों को हमें अपने साथ लेना पड़ेगा। कूटनीतिक मजबूती वहाँ सुनिश्चित करनी होगी, अपनी सॉफ्ट पावर पॉलिसी का इस्तेमाल करना होगा और इसके माध्यम से हम उन देशों के साथ अपनी स्थिति को और ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं। और इंटरनेशनल जितने भी मंच हैं, अंतर्राष्ट्रीय मंच, उन सभी मंचों पर इन बातों को उठा सकते हैं, इन मुद्दों को उठा सकते हैं, जिससे चीन को प्रभावित किया जा सकता है। हालांकि ये बात ज़रूर है कि चीन किसी की सुनता नहीं है, चाहे दुनिया का कोई भी देश हो, अमेरिका की नहीं सुनता है। बहरहाल भारत के संदर्भ में थोड़ी सी स्थितियाँ अलग है, क्योंकि भारत उसका पड़ोसी है। पड़ोसी होने के साथ साथ भारत अब इस स्थिति में है, अमूमन लगभग आप कह सकते हैं इस स्थिति में है कि उसका मुकाबला कर सकता है। और चीन भी इस बात को जानता है कि अगर उसका कोई सामना कर सकता है या करने में सक्षम है एशिया में, तो वो एकमात्र देश भारत है। ऐसी स्थिति में वो चीन को लगातार घेरने की रणनीति अपना रहा है और इससे संबंधित जो OBOR परियोजना है, सिल्क रूट है, उस पर हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। तो अगर उन सभी वीडियोज़ को देखना है, समझना है, तो आप संस्कृति IAS के चैनल पर वो सभी क्लासेस हैं, देख सकते हैं। तो आज के सेशन में इतना ही, अगली क्लास में मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।